हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर टू C2 में। और आज हम इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 12th के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आज शुरुआत करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ जाएं। परीक्षा से पहले हम पूरा उनका चैप्टर एक बार रिवीजन करवा देंगे। जिन छात्रों को लगता है कि हम परीक्षा में फ़ेल हो जाएंगे, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे साथ जुड़ जाएँ। हम यह पूरी गारंटी देते हैं कि एक भी छात्र हमारे कोचिंग के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो जुड़ा रहेगा, उसे हम फेल नहीं होने देंगे। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, बेसिक तरीके से हर चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो आज हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमें ये भी बता दें कि हिंदी क्लास 10th या क्लास 12th, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिन्होंने मैथ लिया मैथ, सबका किस प्रकार से पेपर करना है, शुरू से लेके अंत तक हम पूरा विधिवत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। परीक्षा से पहले हम पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट करवा देंगे और उसके बाद हम परीक्षा में हर संभव यह प्रयास करेंगे कि परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, किसी भी सब्जेक्ट को लेके। यहाँ से हम आपको फिजिक्स स्टार्ट करते हैं आज, और यहाँ से हम देखते हैं पहला चैप्टर फिजिक्स में क्या है क्लास 10th के लिए। और क्लास 10th के बच्चे जो हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनकी भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट की जाएंगी और परीक्षा से पहले ख़त्म की जाएंगी। और हिंदी हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान हो, और इंटर वालों के लिए किसी भी सब्जेक्ट में सबको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप जुड़ें और बताया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लाइव आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइव तरीके से जुड़ा जाए और उसके बाद यहाँ आपसे बात की जाए। तो यहाँ से हम देखिए स्टार्ट करेंगे अब आगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप जानते हैं फिजिक्स किसे कहते हैं, ये सब तो हो गया है। फिजिक्स में देखिए आपको पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले हमारे फिजिक्स का एक ब्रांच है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये हमारे फिजिक्स की एक शाखा है। इसके अंतर्गत दो भाग हैं। पहला भाग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक। जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ होता है, देखिए हम हिंदी में भी बताएंगे, यूपी बोर्ड छात्रों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम सभी छात्रों के लिए हम दोनों बाईलैंग्वेज चलेंगे। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ होता है स्थिर अवस्था में जो अध्ययन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा, जो गतिक अवस्था में होगा। अब यहाँ से आप पूछेंगे गतिक अवस्था किसकी गतिक अवस्था, तो जो आवेश होते हैं उनके अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ से देखेंगे, जिसे कहते हैं स्थिर अवस्था या स्थिर विद्युतिकी। मतलब स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर विद्युतिकी। और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोडायनामिक का अर्थ होता है गतिक विद्युतिकी। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका ये मीनिंग होता है, और ये मतलब स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाएगा। इलेक्ट्रोडायनामिक मतलब ये गतिक अवस्था में गतिक विद्युतिकी कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ से हम आगे बात करेंगे। तो स्थिर अवस्था में कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, जिसमें आवेश का गमन नहीं होता, उसमें हम जैसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। अब उसके बाद यहाँ से हम पढ़ेंगे गतिक आवेश वाले में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से हम विद्युत धारा पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होता है, गति करता है।
धारा में तो गति होती है, तो गति चैप्टर यहाँ से हो जाए, विद्युत धारा पढ़ेंगे। और विद्युत आवेश हम विद्युत क्षेत्र एक पहला चैप्टर है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, जैसे यहाँ से हम पढ़ेंगे विभव के बारे में पढ़ेंगे, विभव के बारे में पढ़ेंगे, विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, विभव विभवांतर कैपेसिटर ये सब पढ़ेंगे। और गतिक विद्युतकी में पढ़ेंगे, गतिक विद्युतकी में पढ़ेंगे, जैसे एसी करंट हो गया, डीसी करंट हो गया, एसी करंट हो गया। उसके बाद यहाँ से ऐसे ही इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम आगे देखेंगे, अभी हमारा पहला ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। उसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक होता है जब हमारे इसमें, तो यहाँ से सबसे पहला टॉपिक होता है आवेश के बारे में। तो सबसे पहले हम अच्छे तरीके से समझेंगे आवेश क्या है। तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, ऐसा समझाएंगे कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो अब देख लीजिए, यहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से आप बस वीडियो को देखते रहें, खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ से डालते हैं हेडिंग आवेश। आवेश क्या होता है? चार्ज। आवेश मतलब चार्ज। चार्ज क्या है? आपने अक्सर देखा होगा, जब क्या होता है कि हम कभी कभी बाल कंघी कर रहे होते हैं, तो उसमें से एक चट चट की आवाज़ आती है। या कभी कभी हम जब कपड़ा निकालते हैं तो भी एक चट चट की आवाज़ आती है। तो क्या है वो? आवेश है। ठीक है, वही क्या है? आवेश है। तो इतना तो आप पहले प्रैक्टिकली समझ लीजिए। उसके बाद आवेश के बारे में हम यहाँ से आगे देखेंगे। और आवेश का हम एक दो एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे आप क्या होता है कि आवेश आप मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में हो गया। और उसके बाद यहाँ से हम एग्ज़ाम वगैरह में आवेश के बारे में किस प्रकार लिखेंगे, तो इसके बारे में हम देखते हैं आवेश। आवेश क्या होता है, तो यहाँ से हम आवेश के बारे में जानेंगे। देखिए आवेश क्या होता है। आवेश जिस प्रकार किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है, आपको हम रिलेट करके बता रहे हैं। जिस प्रकार, जैसे ये कोई वस्तु हो गई, आपको पता है कि जब कोई भी वस्तु होगी, यदि कोई भी अगर कोई वस्तु है तो उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। आप तो जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे। जब कोई भी वस्तु होगी, संसार की कोई भी वस्तु होगी, उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार यहाँ पर किसी भी चीज में आवेश होता है। ठीक है, याद रखेंगे, जिस प्रकार किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार इसमें आवेश होता है, किसी भी चीज में। ठीक है, आपको पता है आवेश कैसे आता है। तो जिस प्रकार किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार आवेश होता है। ठीक है, तो क्या है, आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आवेश के बारे में क्या लिखेंगे? यह किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुणधर्म है। यह किसी भी पदार्थ का या किसी भी वस्तु का पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है। क्या है? मूलभूत गुणधर्म है। यह किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है। ठीक है, आवेश हो गया, यह द्रव्यमान हो गया। आवेश वह होगा जिस देखिए, पहले द्रव्यमान है या आवेश है। जिस प्रकार किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार किसी भी वस्तु में आवेश होता है। उसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आगे यहाँ से हम देखेंगे द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान के बारे में देखेंगे तो जिस प्रकार अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो वो क्या क्या कर सकता है, और जिस चीज में आवेश है तो वो क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको पता है, यदि संसार में कोई भी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान है, तो वो क्या क्या कर सकता है? पहला, वो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकता है, या इस प्रकार कह सकते हैं वो गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कर सकता है। जैसे हमारे अंदर द्रव्यमान है, हम गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकता है, अनुभव कर सकता है, और गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे, तो ये होगी द्रव्यमान की बात। अब हम द्रव्यमान को और आवेश को एक साथ रिलेट करके बता रहे हैं।
तो क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण मतलब जो द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण बल को भी उत्पन्न कर सकता है और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को भी अनुभव कर सकता है। उसी प्रकार जो आवेश होता है उसका एक मूल गुणधर्म होता है, जो जिस प्रकार ये गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कर सकता है, या गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार लिख सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर सकता है। और गुरुत्वीय क्षेत्र का देखिए यहाँ, जिस प्रकार द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर सकता है, गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव कर सकता है, उसी प्रकार आवेश जो होता है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और उसके बाद विद्युत क्षेत्र का अनुभव कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो उसके बाद हम यहाँ से आगे आवेश के बारे में बात करेंगे। आवेश के प्रकार, तो आप आवेश लिख लेंगे। आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म होता है। मूलभूत गुणधर्म का मतलब क्या होता है, यह मूल रूप से उसमें निहित ऐसा गुणधर्म है जो यह पहले से ही उसमें निहित होता है। जिस प्रकार द्रव्यमान में किसी भी पदार्थ में उसका द्रव्यमान निहित होता है, उसी प्रकार उसमें आवेश निहित होता है। किसी भी पदार्थ में जिस प्रकार द्रव्यमान निहित होता है, उसी प्रकार उसमें आवेश निहित होता है। तो यहाँ से हम इसकी परिभाषा क्या आगे लिख सकते हैं, किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म होता है। और उसके बाद यहाँ से हम आवेश के प्रकार में देखेंगे। यहाँ से हम आगे देखेंगे आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो याद रखेंगे आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। अब देखिए आवेश किस प्रकार आता है, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे क्या होता है कि हम कभी कभी अपने बालों में जब कंघी करते हैं, मान लीजिए कोई कंघी हो गई, जिस प्रकार हम एक बालों को कंघी करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम इसे जमीन पर छोटे छोटे कण जो होते हैं उनके पास ले जाते हैं, तो ये कण इस कंघी में चिपक जाते हैं। तो यह किसके कारण होता है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये इसमें चिपक जाते हैं, जिससे यह धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखे होंगे आप आवेश के बारे में, जब किसी भी ऊन की धागे से या ऊनी कपड़े से आप किसी भी एक कांच की गिलास ले लीजिए या कांच की कोई वस्तु ले लीजिए, अब इसे ऊन के धागे से इस पे रगड़िए और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो कांच की जो नली है यार, ये क्या हो जाएगी, ये धनावेशित हो जाती है और यह जो ऊन का धागा है यह ऋणावेशित हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम आगे देखेंगे धन आवेश और ऋणावेश के बारे में। धन आवेश और यहाँ से हम ऋण आवेश के बारे में देखेंगे। तो एक हम और एग्जाम्पल से बताते हैं। आपने पढ़ा होगा सोडियम के बारे में, Na, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु क्रमांक मतलब Z बराबर क्या होगा 11। आप पढ़े होंगे Z बराबर P बराबर E, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो जो Z बराबर क्या होता है 11 हो गया, तो P बराबर E, मतलब 11 प्रोटॉनों की संख्या है और 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। ठीक है। उसके बाद हम एक और लेंगे Cl निगेटिव। यहाँ रुके रहिए, इससे पहले हम देख लेंगे पहले Na में। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। उसके बाद
हम यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 281। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 281। यदि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 8। ये एक इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो क्या हो जाएगा, मान लो इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची 10, तो ये बताइए आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कितनी कम है? एक कम है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? एक कम है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा Na प्लस, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद इस पे क्या आ जाएगा? धन आवेश। यही होता है धन आवेश। और यहाँ से हम देखेंगे ऋण आवेश के बारे में। जैसे हम ले लेंगे Cl17, जैसे हम क्लोरीन 17 ले लेंगे, जैसे ही हम क्लोरीन 17 ले लेंगे तो यहाँ से हम इस प्रकार इसमें भी देखेंगे, तो इसमें Z बराबर P बराबर E होता है। ये हो जाएगा 17 बराबर P बराबर E। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या भी 17 हो गई। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हो जाएगा 2 8 7। यदि इसे यहाँ पर देखिए 7 है, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसे और मिल जाता तो यह 2 8 8 हो जाता। तो मान लीजिए हमने इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। मान लीजिए हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या 17 रहेगी। अब आपको यहाँ से देख के पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बढ़ गई। और ये क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, तो क्या हो जाएगा? Cl निगेटिव। इस पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। याद रखिए, देने वाले को, जिन्होंने त्याग किया है, देने वाले को दाता, देने वाले को दाता और ग्रहण करने वाले को ग्राही कहते हैं। ग्रहण करने वाले को ग्राही कहते हैं। तो इतना आपसे पूछा जाएगा आवेश के बारे में, आवेश के प्रकार में आपसे पूछा जाएगा आवेश क्या होता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं। आप तो यहाँ से आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अब इसके बारे में, इसके आगे हम आगे बात करेंगे। तो इससे आपको पता चला है कि यहाँ से किसी भी आवेश में केवल इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। किस प्रकार कि देखिए, यहाँ से आपका प्रोटॉन नहीं बदला है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये हो गया 18 और ये प्रोटॉन संख्या यहाँ भी 17 रही। और अन्य में देख लीजिए, यहाँ प्रोटॉन की संख्या बराबर ही रही, यहाँ भी बराबर ही रही, लेकिन ये कम और ये ज़्यादा हो गया। जिससे यह पता चलता है कि किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन ही क्यों भाग लेता है। तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों भाग लेता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं लेता। ठीक है। तो और भी यहाँ से हम बता दें कि क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये जो पदार्थ होता है इसके बाहरी कक्षक यहाँ बाहर साइड होता है। और जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक में पाए जाते हैं, जो एक नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिससे ये क्रिया नहीं कर पाते। और ये बल का मान इतना ज़्यादा होता है। पहला रीजन आप लिख लेंगे क्यों नहीं कर पाते रिएक्शन, प्रोटॉन क्यों नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाते हैं। तो पहला ये हो गया कि एक नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिससे ये बाहर नहीं जा पाते और ये क्रिया नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉन ही इससे बाहर जाता है। तो उसके बाद हम और दूसरा रीजन देखेंगे। यहाँ से हम दूसरा रीजन देखेंगे कि ये प्रोटॉन ही क्यों भाग लेता है। प्रोटॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, ये तो आप जानते हैं। और उसके बाद याद रखेंगे, प्रोटॉन का जो भार होता है, प्रोटॉन का भार जो होता है इलेक्ट्रॉन के भार का 1837 गुना होता है। प्रोटॉन का भार जो होता है इलेक्ट्रॉन के भार का 1837 गुना होता है।
ठीक है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के गुना का 1837, तो यह इतना भारी होता है कि यह आसानी से वहाँ आसानी से क्या यह जा ही नहीं पाता। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि आवेश क्या होता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं और आवेश में इलेक्ट्रॉन ही क्यों भाग लेता है। तो इसके आगे हम कल बात करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और यह क्लास बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एग्ज़ाम से पहले क्लासेस पूरी कंप्लीट कराई जाएंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के इस क्लास का लाभ उठाइए। और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट में होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।